स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 5th लेक्चर में आज हम देखेंगे चिमनी वाला टॉपिक। चिमनी के बाद कुछ टॉपिक्स उसमें हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रह गए थे, स्ट्रेन एनर्जी जैसे कि, तो वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो मेनली जो चिमनी होती है वो आपको पता है कि किस पर्पज़ के लिए होती है, कि इंडस्ट्रीज़ में जो गैसेस निकलती है, जो धुआं निकलता है उसको पर्टिकुलर हाइट पर ले जाकर छोड़ने के लिए चिमनीज़ को बनाया जाता है। चिमनीज़ अलग अलग मटेरियल की बन सकती है, मेटल की भी बन सकती है और आरसीसी की या फिर मेसोनरी की बन सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक चिमनी का सेक्शन बनाया हुआ है, ये है चिमनी का फाउंडेशन। चिमनी वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस भी बनने की संभावना कम ही रहती है। ये है चिमनी का फाउंडेशन और उसके बाद जो है वो मेसोनरी की या आरसीसी की, जैसे भी मेसोनरी की मैंने यहाँ पर एक शाफ्ट बनी हुई है। ये है चिमनी का सेक्शन, जिसमें कि क्या होता है कि धीरे धीरे जो थिकनेस होती है वॉल की वो ऊपर जाते जाते कम होती जाती है, और उसी के साथ यहाँ से जैसे भी मान लीजिए ये एंट्री है इसकी, यहाँ से गैसेज जो होती है वो अंदर एंटर करती है, यहाँ से इसका इनलेट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले अंदर कुछ हाइट तक जो है वो लाइनिंग की हुई होती है। लाइनिंग मतलब कोटिंग या फिर एक परत चढ़ाई जाती है ऊपर ऐसे मटेरियल की जो कि हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि जो गैसेस होती है या फिर धुआं होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसीलिए कुछ हाइट तक चिमनी के अंदर एक परत लगाई जाती है। वो हो सकता है कि ब्रिक्स की लेयर भी हो सकती है या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो कि हाई टेम्परेचर को कैरी कर सके। ठीक है, उसके बाद चिमनी में मेनली जो उनको पढ़ना चाहिए वो आता है कौन कौन से फोर्सेस जो है वो चिमनी के ऊपर लगते हैं। तो जो मेन फोर्सेस होंगे वो सबसे पहला होगा उसका खुद का सेल्फ वेट। ठीक है, चिमनी का सेल्फ वेट होगा। उसके बाद जो अंदर ब्रिक की लाइनिंग की हुई है वो हो सकती है, तो वेट ऑफ लाइनिंग, वेट ऑफ ब्रिक लाइनिंग। उसके बाद विंड का प्रेशर जो होता है, सबसे मेन फैक्टर जो होता है चिमनी के डिज़ाइन में वो होता है विंड फोर्सेस, क्योंकि हाइट पर काफ़ी हाइट ज़्यादा होती है इनकी और ये काफ़ी पतली भी हो सकती है, तो उस वजह से क्या होता है कि विंड का इफेक्ट इन पे मेनली आता है। तो मेन जो इस पे इम्पोर्टेंट फोर्स होता है वो होता है विंड प्रेशर, और एक लास्ट होता है सिस्मिक फोर्सेस। सिस्मिक फोर्सेस क्या होते हैं? भूकंप के कारण जो फोर्सेस स्ट्रक्चर पर लगते हैं उनको बोलते हैं सिस्मिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये चार टाइप के फोर्सेस इनके ऊपर लगेंगे, और उसके साथ साथ हमको एक टेबल भी इसकी देखनी होगी। उस टेबल से पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास कि विंड फोर्स जो होता है, ये जो विंड फोर्स है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, चिमनी के ऊपर कितना विंड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए विंड प्रेशर का फॉर्मूला होता है विंड फोर्स ऑन चिमनी इज इक्वल्स टू शेप फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिज़ाइन विंड प्रेशर इनटू इट्स प्रोजेक्टेड एरिया। ये होता है फॉर्मूला विंड फोर्स को निकालने का। ठीक है, चिमनी के ऊपर कितना विंड फोर्स लगेगा उसके लिए। तो शेप फैक्टर क्या होता है? शेप फैक्टर की भी हम टेबल देखेंगे, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग शेप फैक्टर होते हैं। शेप फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है डिज़ाइन विंड प्रेशर से। डिज़ाइन विंड प्रेशर जो होता है हम जनरली अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इनके लिए हमारे पास कोड होते हैं, डिज़ाइन के कोड, उनमें से ये डिज़ाइन विंड प्रेशर आ जाते हैं। और मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया, कि भाई जो विंड, जब मान लो कि इधर से विंड लग रही है तो विंड जो होती है वो उस डायरेक्शन से लगते हुए कितने एरिया पर वो टकराएगी। यानी कि मान लीजिए एक मान लो ये इस शेप की एक शाफ्ट है और एक इस शेप की शाफ्ट है, तो दोनों का प्रोजेक्टेड एरिया ज़्यादा है। ये शाफ्ट पतली है, इस वजह से इस पे जो विंड का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, जितने एरिया पर विंड लगेगी वो कम होगी, और इस
वाली शाफ्ट में जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो है वो विड्थ ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरिया पर जो है वो विंड लगेगी। तो उस अकॉर्डिंग जो होता है हमको प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है। इसके बाद हमारी एक लास्ट टेबल है इस टॉपिक में, शेप फैक्टर की। ये होती है हमारी शेप फैक्टर की टेबल। शेप फैक्टर की टेबल में सबसे पहले शेप फैक्टर जो होता है वो रेशियो ऑफ हाइट टू बेस विड्थ, ये देखना होता है हमको कि चिमनी की हाइट कितनी है और उसकी बेस की विड्थ कितनी है, उसका रेशियो देखते हैं। तो उसका रेशियो अगर 0 to 4 के बीच में तो ये वाला कॉलम लेंगे, अगर रेशियो 4 to 8 के बीच में तो ये वाला कॉलम, और अगर रेशियो 8 to 12 है तो ये वाला कॉलम। अब इनमें से भी कौन सा लेना है, तो टाइप ऑफ चिमनी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। सर्कुलर चिमनी हो सकती है, ऑक्टागोनल चिमनी हो सकती है और स्क्वायर चिमनी हो सकती है। तो अगर आपका रेशियो 0 to 4 के बीच में और सर्कुलर चिमनी है तो 0.7 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल यूज़ में लेनी है। लेकिन यहाँ पर नीचे दो अलग अलग दिए हुए हैं, स्क्वायर के लिए 3 वैल्यूज़ अलग अलग है और स्क्वायर में इस सेकंड वाले के लिए और 3 वैल्यू अलग है। तो इन दोनों में से क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लेना है, लेकिन कब, जब विंड इज़ परपेंडिकुलर टू डायगोनल। मतलब मान लो टॉप से हम देख रहे हैं तो ये स्क्वायर शेप की एक चिमनी है, ऊपर से देख रहे हैं उसका सेक्शन। तो अगर विंड जो है ये इसका डायगोनल होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर का डायगोनल होता है। तो अगर विंड जो है वो डायगोनल के परपेंडिकुलर है, मतलब विंड ऐसे लग रही है, इस दिशा से अगर विंड चलती है, मतलब हर एरिया में जो होता है पर्टिकुलर विंड का डायरेक्शन फिक्स होता है कि इस दिशा में उदयपुर में विंड का डायरेक्शन ये रहता है। उसी तरीके से अगर स्क्वायर चिमनी है और उसका जो डायगोनल है उसके परपेंडिकुलर अगर विंड लगती है तो ये वाला लेना है। और अगर विंड जो है वो परपेंडिकुलर टू फेस है, अब परपेंडिकुलर टू फेस मतलब ये है चिमनी का फेस, कोई सा भी एक फेस मान लो, अगर विंड ऐसे लगती है तो उस केस में ये वाला लेना है, ठीक है। तो ये मेन जो हमारे चिमनी से रिलेटेड टॉपिक थे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बच रहा था स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है उसके चांस की बनने के, क्योंकि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसीलिए हमको स्ट्रेन एनर्जी वाला टॉपिक देख लेना चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड कुछ हमारी डेफिनेशंस आती है। सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है वो समझेंगे। स्ट्रेन मतलब विकृति और एनर्जी मतलब ऊर्जा। मतलब कि किसी भी बॉडी में अगर विकृति आ रही है, स्ट्रेन आ रही है, तो उस कारण क्या होगा कि उसमें कुछ एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी या फिर वो कुछ एनर्जी अब्जॉर्व कर लेगा। फॉर एग्जांपल, हम जब किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग को दबाने से मान लीजिए वो स्प्रिंग कंप्रेस होके इतनी कर दी हमने, इसको दबा दिया, तो क्या होगा, उस स्प्रिंग में स्ट्रेन आ गई, विकृति आ गई, लेकिन उसमें क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो स्टोर हो जाएगी। फिर जैसे ही हम उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वो होती है स्ट्रेन एनर्जी। डेफिनेशन क्या है इसकी, वर्क डन बाय लोड इन स्ट्रेनिंग द मटेरियल इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। इसको हिंदी में समझें तो जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो वो फोर्स क्या करता है, कुछ काम करता है, मतलब कि वर्क डन होता है, ठीक है। तो वो वर्क डन जो होता है वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। अभी हमने बताया कि जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस किया हमने, तो स्प्रिंग में एनर्जी आई कहाँ से, हमने जब उसको कंप्रेस किया तो आई ना। तो हमने क्या किया, वर्क डन किया, काम किया हमने। वो जो वर्क था वो इस स्प्रिंग के अंदर किसकी फॉर्म में सेव हो गया, एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया। तो यहाँ पर इसका वही मतलब है कि वर्क डन बाय लोड, काम किसने किया, लोड ने किया। किसके लिए किया, इन स्ट्रेनिंग द मटेरियल, मटेरियल को स्ट्रेन करने के लिए, मतलब विकृति लाने के लिए। इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। जो काम होता है वो स्ट्रेन एनर्जी के रूप में बॉडी के अंदर सेव हो जाता है। और दूसरे वर्ड में उसको बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट, कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ध्यान रखना, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर
जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका, यू से इसको डिनोट करते हैं और जनरल फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। और अगर उसको इस फॉर्म में डिराइव करो तो वो आता है P²L/2AE। क्लियर है? इसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक आता है रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस क्या होता है? जनरल आपको याद रखना है डेफिनेशन, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतना ही है कि प्रति इकाई आयतन विकृति ऊर्जा को रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, और या फिर उसको दूसरे शब्दों में स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे स्मॉल u से लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होता है P²/2E। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसकी रेजिलियंस की यूनिट क्या बन सकती है? तो रेजिलियंस की यूनिट हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब हो सकती है इसकी यूनिट। इसके बाद आता है प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? व्हेन द स्ट्रेस इज इक्वल टू द प्रूफ स्ट्रेस, मतलब कि जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो किसके बराबर हो जाए? प्रूफ स्ट्रेस के बराबर हो जाए, तो जो रेजिलियंस होगा वो प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगा। ठीक है, ये तो था नॉर्मल रेजिलियंस, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर जो स्ट्रेसेस है वो किसके बराबर हो जाए? इस प्रूफ स्ट्रेस के बराबर हो जाए, तो जो रेजिलियंस आएगा वो कहलाएगा प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, व्हेन द स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रूफ स्ट्रेस देन रेजिलियंस इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। और इस प्रूफ रेजिलियंस को मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस भी बोलते हैं। ये आपको नाम है कुछ कंफ्यूज करते हैं, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, तो कौन क्या है वो आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एक लास्ट और आता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू शीयर। ये तो शीयर वाला तो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ये हमने पिछले लेक्चर में टोर्शन वाले उसमें पढ़ा था कि टोर्शन, जब शाफ्ट में टोर्शन होता है तो शीयर स्ट्रेस डेवलप होती है, उस वजह से उस टाइम एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है τ²V/2N। उस वाले चैप्टर में हमने इसको लिखा था Fs²/2N इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, यही लिखा था। तो वो दोनों यही चीज़ है। क्लियर? इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो। जो पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। जो एनर्जी होती है जो कि बॉडी के अंदर स्टोर होती है तो वो सिंपल स्ट्रेन एनर्जी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पर देखो, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेन एनर्जी का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसके अलावा कोई अगर डेफिनेशन सेट हो सक रही है तो उसको करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज। टोटल स्ट्रेन एनर्जी बोला है, तो रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन ये भी है तो स्ट्रेन एनर्जी। अगर वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब मान लें तो ये भी टोटल एनर्जी हो जाती है। तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, रेजिलियंस, क्योंकि इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। ऑप्शन बी जो है वो प्रूफ रेजिलियंस है, और प्रूफ रेजिलियंस के लिए स्ट्रेस जो होती है वो प्रूफ स्ट्रेस होनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है इम्पैक्ट एनर्जी, तो इम्पैक्ट एनर्जी तो बिल्कुल ही अलग होती है। और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, तो हमको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस एक ही होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इसके बाद नेक्स्ट है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इज़ द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो हमने अभी देखा था कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस जो होता है वो दोनों सेम ही होता है, तो करेक्ट है ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, सॉरी ये नहीं है, हाँ, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शीयर स्ट्रेस। तो ये तो शीयर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा था, τ² / 2c × V, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट।
क्लियर है? तो इस टाइप से कुछ फॉर्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेन एनर्जी वाला टॉपिक। इसके बाद जो हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स और हमको नोट करने होंगे। तो उसमें कुछ पहला एक क्वेश्चन बैठता है कि अगर हमारी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके दोनों तरफ ओवरहैंग है, क्लियर, और उस ओवरहैंग के सेंटर में एक लोड लग रहा है W, तो दोनों जो टोटल स्पान तो हो गया इसका कैपिटल L और इनर स्पान हो गया स्मॉल l, ठीक है। तो दोनों लेंथ और इस दोनों का रेशियो जो है कैपिटल L और स्मॉल l का रेशियो कैसे रखा जाए कि जो डिफ्लेक्शन हो, ये डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो जितना डिफ्लेक्शन सेंटर में हो उतना ही डिफ्लेक्शन एंड पर भी हो। क्लियर, समझ में आया? एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसके दोनों तरफ ओवरहैंग था, ओवरहैंग जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल ओवरहैंग रखना है। तो इस W लोड के कारण सेंटर में जितना डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन दोनों एंड पर भी आना चाहिए। तो इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो क्या होना चाहिए? तो उसका रेशियो होना चाहिए 5/3। L/L का रेशियो जो है वो 5/3 होना चाहिए। इससे हम क्या करेंगे कि अगर हमको क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा के दिया और पूछ लिया कि भाई ओवरहैंग कितना होना चाहिए, तो ओवरहैंग क्या हो जाएगा, L और L मान लीजिए 5 मीटर है, क्लियर, रेशियो देख रहे हैं। तो L अगर इक्वल टू 5 है तो L स्मॉल l कितना हो जाएगा 3। तो ये टोटल 5 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ये 3 मीटर गया तो कितना, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। तो इस तरीके से अपन इस वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा ही आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पॉइंट लोड्स को एंड पे लगा दिया जाता है। कैसे? ये हमारी ओवरहैंग बीम है, दोनों तरफ ओवरहैंग है और पॉइंट लोड लग रहे हैं यहाँ पर, इक्वल पॉइंट लोड लग रहे हैं WW। तो इसमें जो है वो डिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा, डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस टाइप से। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है एंड पर, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कि ओवरहैंग कितना दे, ये मान लो पूरा L है, तो ओवरहैंग कितना होना चाहिए, तो वो होता है 0.152 L। ये भी आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ याद रखनी है, जिससे कि एग्ज़ाम में पर्टिकुलर अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इनमें आपको वैल्यूज़ दे दी होती है तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। ये है ओवरहैंग की वैल्यू 0.152 L होना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद एक क्वेश्चन और हो सकता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है सेंटर पर वो कितना होगा, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बनता है y = WX L - 2x का स्क्वायर अपॉन 8EI। यहाँ पर x क्या है, तो ये जो ओवरहैंग की वैल्यू है उसको हमने x लिखा है, तो W × x यानी कि ओवरहैंग 0.152 L - 2x का होल स्क्वायर अपॉन 8EI। आपको फॉर्मूला याद रखना है, और अगर याद नहीं रहता है तो भी एग्ज़ाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला शायद बन सकता है। इसीलिए मैंने ये दोनों फॉर्मूले बता दिए आपको, ताकि एग्ज़ाम में पर्टिकुलर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको ये निकाले हुए कैसे हैं, इनको हमने मैकॉले मेथड से निकाला हुआ है। तो मैकॉले मेथड एग्ज़ाम में करने नहीं बैठो तो उसके लिए हमने इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को याद कर लिया है। इसी के अंदर कुछ डेफिनेशंस भी आती है, जैसे कि पहली डेफिनेशन है क्रिप। क्रिप क्या होता है कि जब किसी भी मटेरियल के ऊपर लंबे समय तक स्ट्रेसेस लगी रहती है तो उस वजह से क्या होता है कि उस मटेरियल में इलोंगेशन आ जाता है, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसके में विकृति आ जाती है। तो उस स्थिति को बोलते हैं क्रिप। क्रिप हो जाना मतलब कि जब किसी मटेरियल पर बहुत लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर स्ट्रेसेस लगती रहे तो उसको जो डिफॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा क्रिप हो गया। उसका एग्जांपल होता है रेलवे की जो गर्डर्स होते हैं उस पर कांस्टेंट लाइफ टाइम जो है वो स्ट्रेसेस लगने के कारण या फिर कई बार टेम्परेचर के कारण भी और क्रिप हो जाता है मटेरियल,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फटीग। फटीग को हिंदी में बोलते हैं थकान, ठीक है। इस फटीग का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी किसी वायर को अगर तोड़ना होता है तो हम उसको बार बार ऐसे ऐसे मोड़ते हैं। ये कोई वायर है, उसको अगर बार बार ऐसे और ऐसे मोड़ा जाए तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा उस जगह से गर्म हो जाएगा और उसके बाद टूट जाएगा आसानी से। तो क्या होता है कि हम इस वायर पर स्ट्रेसेस जो है वो बार बार चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, एक बार वायर को नीचे मोड़ा, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ मोड़ा, तो इस टाइप से उस पर स्ट्रेसेस जो होती है वो चेंज होती रह रही है रैपिडली। तो उस वजह से जो उसका मटेरियल की कंडीशन होगी तो उसको बोलेंगे कि फटीग, मतलब कि मटेरियल जो होता है वो स्ट्रेसेस डायरेक्ट बहुत सारे स्ट्रेसेस के कारण उसका फेलियर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वायर था एक, तो इसको जब नीचे की तरफ बेंड करते हैं तो इसके ये बेंड कुछ इस टाइप से बेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले फेस पर क्या आता है, टेंशन, और नीचे वाला फेस में आता है कंप्रेशन, ठीक है। क्योंकि ये खींचा रहा है तो ऊपर वाला फेस कंप्रेस होगा, सॉरी खींचाएगा, और नीचे वाला फेस दबेगा। अब वापस मान लो मैं इसको ऊपर की तरफ मोड़ दूँ, अगर इसको इस टाइप से मोड़ दिया जाए तो वापस नीचे क्या आ गया, टेंशन, ऊपर आ गया कंप्रेशन। तो मतलब कि कॉन्स्टेंटली कंप्रेशन टेंशन आने के कारण जो है मटेरियल फेल हो जाता है या टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं फटीग। उसके बाद आता है टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मैक्सिमम लोड आफ्टर विच मटेरियल विल रप्चर। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम कितना लोड जो है वो मटेरियल ले सकता है वो उसकी होगी टॉलरेंस लिमिट, यानी कि सहन करने की क्षमता, कि मटेरियल जो होता है बिना फेल हुए कितना स्ट्रेस जो है वो सहन कर सकता है, तो वो होती है टॉलरेंस लिमिट। उसके बाद आता है एंड्योरेंस लिमिट, इसी को फटीग लिमिट भी बोलते हैं। तो एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस बिलो विच इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉजिंग फटीग। मतलब कि क्या हुआ इसका, कि ऐसी स्ट्रेस जिससे कि कम वैल्यू कितनी भी बार लगाई जाए मटेरियल पर उसमें फटीग नहीं आएगा या फिर वो फेल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टॉलरेंस लिमिट थी किसी मटेरियल की 100 किलो न्यूटन, मतलब कि वो मटेरियल जो है वो बिना रप्चर हुए 100 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, लेकिन उसकी जो एंड्योरेंस लिमिट होगी वो उससे थोड़ी कम होगी, मान लो 80 किलो न्यूटन ही होगी, कि भाई 80 किलो न्यूटन से नीचे अगर लोड आएंगे और वो अगर साइक्लिक भी हुए, साइक्लिक लोडिंग क्या होती है, जब वैल्यू जो है वो लोड की चेंज होती रहे तो उसको बोलते हैं साइक्लिक लोडिंग। कभी 10 किलो न्यूटन, कभी 20 किलो न्यूटन, कभी 30 किलो न्यूटन, अलग अलग वैल्यूज़ के लोड्स अगर आते रहते हैं और अलग अलग टाइम इंटरवल पे आते हैं तो उसको साइक्लिक लोडिंग बोलते हैं। तो 80 की लिमिट तक को बोलेंगे एंड्योरेंस लिमिट, कि भाई 80 किलो न्यूटन तक का अगर लोड लगा तो वो मटेरियल फटीग वाली कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 20 किलो न्यूटन का अभी भी डिफरेंस है, अगर 80 के आगे और लोड चला गया तो मटेरियल फेल तो नहीं होगा, लेकिन वो एंड्योरेंस लिमिट को पार कर जाएगा और उसके बाद वो टॉलरेंस लिमिट की स्थिति में आ जाएगा और उस स्थिति में उसमें फटीग आने की संभावना रहती है। तो ये थे क्रिप, फटीग, टॉलरेंस लिमिट और एंड्योरेंस लिमिट। वापस देख लेते हैं एक बार। क्रिप क्या होता है, जब किसी मटेरियल पर लंबे समय तक स्ट्रेसेस लगती रहती है तो उस स्थिति में उसमें क्रिप हो जाता है। सेकंड होता है फटीग। फटीग क्या होता है, जब किसी भी मटेरियल पर बार बार स्ट्रेसेस बदल के लगाई जाए, एक बार टेंशन एक बार कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन, उस स्थिति में जब मटेरियल फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं फटीग या फिर थकान। फिर होता है टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट ये है कि मटेरियल जो होता है मैक्सिमम कितना लोड सहन कर सकता है। और एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, एंड्योरेंस लिमिट वो होती है कि उस वैल्यू से नीचे अगर लोड लगाए जाएंगे तो वो सेफली आराम से बिना फटीग में जाए, लोड कैरी कर लेगा, लेकिन एंड्योरेंस लिमिट पर जो मटेरियल है वो फेल नहीं होता है। फेल कब होगा, टॉलरेंस लिमिट के बाद। क्लियर है। तो ये थे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ टॉपिक जो बच गए थे हमारे। इसके बाद हम नया चैप्टर नए सब्जेक्ट में स्टार्ट करेंगे। ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जितना रिमेनिंग पोर्शन था क्लासेस के बाद वो कंप्लीट हो चुका है।
अब हम इसके बाद नया जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी MCQs और प्रैक्टिस पेपर है, टेस्ट सीरीज़ है, वो हम कुछ समय में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम और भी जो जितने भी क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे।